नमस्कार दोस्तों। जैसा कि राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 हम पढ़ रहे थे और उसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। मध्यकालीन राजस्थान के कतिपय उज्ज्वल एवं गौरवशाली पक्ष। जैसा कि दोस्तों, राजस्थान का मध्यकाल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के शासकों द्वारा कुछ विदेशी आक्रांताओं से तो कुछ स्थानीय आक्रांताओं से मुठभेड़ कर, युद्ध कर राजस्थान के इतिहास को गौरवान्वित किया। राजस्थान के इतिहास के पृष्ठों को उज्जवल किया। ऐसे वीर योद्धा महाराणा कुंभा, शांगा, प्रताप, अमर सिंह, इनके साथ साथ में राठौड़ वंश से संबंधित राव चंद्रसेन, राय सिंह, मान सिंह, कतिपय मध्यकालीन राजस्थान के शासक जिनका आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। चलो चलते हैं। मध्यकाल में राजपूत शासकों और सामंतों ने मुस्लिम शक्ति को रोकने की समय समय पर भरपूर कोशिश की। राजपूतों द्वारा लगातार तीव्र प्रतिरोध का सिलसिला मध्यकाल में चलता रहा। सत्ता संघर्ष में राजपूत निर्णायक लड़ाई नहीं जीत सके। इसका मुख्य कारण राजपूतों की साधारणतः आपसी सहयोग का अभाव, युद्ध लड़ने की कमजोर रणनीति तथा सामंतवाद था। कहने का मतलब कहीं न कहीं आपसी कलह के कारण ही राजस्थान में मध्यकाल में जो यहाँ के स्थानीय शासक थे वह सर्वे सर्वा न बन पाए और इनकी कमजोरी का लाभ उठाया अधिकतर मुगलों ने, मराठों ने और अन्य जो पड़ोसी राज्य थे उन शासकों द्वारा। राणा कुंभा, राणा सांगा के नेतृत्व में सर्वोच्चता की स्थापना राजपूताने में ही संभव हो सकती थी। आगे चलकर राणा प्रताप, चंद्रसेन, राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। यद्यपि अकबर की राजपूत नीति के कारण राजपूताना के अधिकांश शासक उसके हितों की रक्षा करने वाले बन गए। कहने का मतलब ये है कि अकबर ने राजपूत से वैवाहिक संबंध किए और जिसके एक कूटनीतिक में राजपूत उनके शिकंजे में फंस गए और अपने स्वाभिमान को कहीं न कहीं भूलकर अधीनता स्वीकार कर ली। मध्यकालीन राजस्थान को बौद्धिक अधिसृष्टि से पिछड़ा मानना इतिहास के तथ्यों एवं अनुभवों के विपरीत होगा। कारण यह है कि जिन वीर परशुता, वसुंधरा पर मांग, हरिभद्र सूरी, चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण, कवि कर्णिदास, दुर्सा आडा, न जाने कितने विद्वान लेखक हुए हैं और कितने ऐसे महान वीर योद्धा हुए हैं, कुंभा, शांगा आदि। जिस प्रदेश में राणा प्रताप, राव चंद्रसेन, दुर्गादास जैसे व्यक्तित्व रहे हैं वह धरती यश से वंचित रहे सोचा भी नहीं जा सकता। धरती धोरारी का इतिहास अपने आप में राजस्थान की नहीं अपितु भारतीय इतिहास का उज्ज्वल एवं गौरवशाली पहलू है। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में मोटे रूप से देखा जाए तो गुहिल, सिसोदिया जो राजवंश
था वो मेवाड़ घराना से संबंधित था। कछवाहा वंश के शासकों ने आमेर व जयपुर पर शासन किया था इस काल में। और चौहान वंश पूर्व मध्यकालीन की बातें अजमेर, दिल्ली, जालोर, सिरोही, हाड़ौती। हालांकि पूर्व मध्यकाल में चौहान वंश का राज्य क्षेत्र विस्तृत हो गया। राठौड़ों की इस काल में एक और शाखा, पहले मारवाड़ अर्थात जोधपुर केंद्रीय सत्ता था, तो बीकानेर के राठौड़ भी इस मध्यकाल में अलग शाखा, अलग वंश, अलग रियासत के रूप में थे। इत्यादि राजवंश नक्षत्र की भांति चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये सब इतिहास आज हमारे राजस्थान के इतिहास को लेकर के शिखर पर है। सबसे पहले गुहिल सिसोदिया वंश की बात करते हैं। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था कि गुहिल वंश प्राचीनतम इनका आदि पुरुष गुहिल था और आहड़ और नागदा आरंभिक इनका क्षेत्र था और उसके बाद निरंतर गुहिल वंश भारत आज़ाद राजस्थान के एकीकरण तक ये मेवाड़ घराने में अपना शासन स्थापित किया करते आ रहे थे। अब गुहिल के साथ में सिसोदिया वंश नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में अपन देखते हैं कि मेवाड़ के इतिहास में 13वीं शताब्दी के आरंभ में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि इससे पहले कुछ अलग यहाँ का इतिहास था, अलग परिस्थितियाँ थी। लेकिन 13वीं शताब्दी में एक ऐसा समय आता है, वहाँ एक शून्य काल अपन कह सकते हैं। कैसे कि जिसमें चौहानों की केंद्रीय शक्ति का ह्रास होना और गुहिल जैतर सिंह जैसे व्यक्ति का शासक होना बड़े महत्व की घटना है। यहाँ जैतर सिंह ने वापस मेवाड़ पर आधिपत्य किया, मतलब महान शासक था। वैसे मेवाड़ उनके अधीन ही था, लेकिन जैतर सिंह का नाम बहुत ही यहाँ विशेष है। मेवाड़ के गुहिल शासक रतन सिंह, आपको पता होगा 1302 से 1303, चित्तौड़ का वह दुर्ग, अलाउद्दीन खिलजी का वह आक्रमण, जिसके कारण मेवाड़ घराने में इस अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से बहुत कुछ इतिहास बदल गया। सुंदर रानी रतन सिंह की पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए इन्होंने आक्रमण किया। न पद्मिनी को प्राप्त कर सका, न ही वह एक आसानी से चित्तौड़ को जीत पाया। रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। पद्मिनी ने जोहर कर अपना शरीर त्याग दिया। पद्मिनी की कथा का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत नामक ग्रंथ में मिलता है। अलाउद्दीन के आक्रमण के दौरान रतन सिंह और गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। साथ ही 1600 स्त्रियों के साथ जोहर कर आत्मोत्सर्ग किया, जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा था। इस युद्ध में अलाउद्दीन ने 30,000 हिंदुओं को चित्तौड़ में कत्ल करवा दिया, जो कि आज भी साक्षी है हमारा। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतकर उसका नाम परिवर्तन कर दिया था खिजराबाद। ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी हर एक किले का नाम परिवर्तन करता है। खैराबाद उसने जालोर के दुर्ग का नाम परिवर्तन किया। खिजराबाद उसने चित्तौड़ के दुर्ग का नाम परिवर्तन किया। इसी कड़ी में अपन आगे पढ़ेंगे जालोर दुर्ग को भी। तो खिजराबाद उन्होंने चित्तौड़ का नाम रखा। राजपूतों का यह बलिदान चित्तौड़ के प्रथम साके के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चित्तौड़ में वैसे 3 साके हुए, जिसमें ये पहला साका था। और इस साके का मतलब आपको पता ही है, पुरुष अर्थात योद्धा केसरिया करते हैं। केसरिया साफा पहनकर अपना या तो मरेंगे या जीतेंगे,
इसी को लेकर के वह युद्ध में उतर जाते हैं और पीछे स्त्रियां भी जोहर करती हैं, जिसमें गोरा बादल की वीरता एक अमर कहानी बन गई। आज भी चित्तौड़ के खंडहरों में गोरा बादल के महल उसके साहस और सूझबूझ की कहानी सुना रहे हैं। पद्मिनी का त्याग और जोहर व्रत महिलाओं को एक नई प्रेरणा देता है। गोरा बादल का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व न्योछावर कर देश रक्षा में लग जाना चाहिए। अभी जो ये रतन सिंह थे ये गोहिल वंश से संबंधित थे, लेकिन रतन सिंह के बाद सिसोदिया के सरदार, ये गांव है सिसोदिया, हमीर ने मेवाड़ को दयनीय स्थिति से उबारा। जैसा कि मैंने कहा, रतन सिंह के बाद चित्तौड़ की जो केंद्रीय सत्ता थी वह गोहिल वंश की दृष्टि से एक शून्य काल में थी, अंधकार की स्थिति में थी, अस्पष्ट थी। इस अस्पष्ट स्थिति को स्पष्ट करने का श्रेय जाता है सिसोदिया के सरदार हमीर को। वह राणा शाखा का राजपूत था। राणा लाखा, जिनका समय 1382 से 1421 के समय उदयपुर की पिछोला झील का बांध बनवाया गया। लाखा के निर्माण कार्य मेवाड़ की आर्थिक स्थिति तथा संपदा को बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हुए। लाखा के पुत्र मोकल ने मेवाड़ को बौद्धिक तथा कलात्मक प्रवृत्तियों का केंद्र बनाया। उसने अर्थात मोकल ने चित्तौड़ के समीदेश्वर अर्थात त्रिभुवन नारायण मंदिर के जीर्णोद्धार द्वारा पूर्व मध्यकालीन तक्षण कला के नमूने को जीवित रखा। उसने एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवाकर उस मंदिर की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की। पहले अपन पढ़ चुके त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? जीर्णोद्धार किसने करवाया? मोकल ने। मोकल कौन था? लाखा का पुत्र। अब मोकल के पुत्र हुए राणा कुंभा, जो कि बहुत ही महान शासक था। 1433 से लेकर 1468 तक का शासन रहा मेवाड़ पर। मेवाड़ में राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए जाना जाता है। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, दान गुरु आदि उपाधियों से संबोधित किया जाता है। विद्यार्थियों, ये जो उपाधियां हैं ये एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सा मेवाड़ का शासक अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, दान गुरु और हाल गुरु के उपाधियों से विभूषित रहा, प्रसिद्ध रहा, जाना गया। तो महाराणा कुंभा। राणा कुंभा के शासनकाल परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष आता है 1437। सारंगपुर का युद्ध, जो कि इतिहास के पृष्ठों पर सबसे ऊपर है। 1437 और सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? एक और थे महाराणा कुंभा, तो दूसरी ओर थे मालवा अर्थात माडू के सुल्तान महमूद खिलजी। महमूद खिलजी को महाराणा कुंभा ने बुरी तरह पराजित किया और उसको बंदी बना के अपने साथ लेकर आया। इस विजय के उपलक्ष्य में ही कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु के निमित्त चित्तौड़गढ़ में एक 9 मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ के नाम से भी प्रसिद्ध है, का निर्माण कराया, जो आज भी साक्षी है। कहा जाता है कि कुंभा ने मेवाड़ की सुरक्षा के उद्देश्य से 32 किलों का निर्माण करवाया था। ये भी एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कुल 84 में से 32 किलों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, जिसमें बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और
प्रमुख है। कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग कटारगढ़ कहलाता है। कुंभकालीन स्थापत्य में मंदिरों का बड़ा महत्व है। ऐसे मंदिरों में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चोरी का मंदिर, ये दोनों ही चित्तौड़ में, मीरा मंदिर एकलिंग जी में, रणकपुर का मंदिर अनूठे। कुंभा की विशेषता देखी जाए तो ये वीर, युद्ध कुशल, कला प्रेमी के साथ साथ अच्छा विद्वान था, विद्या अनुरागी भी था। एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य, राजनीति में बड़ा निपुण था। संगीतकार, संगीत मीमांसा एवं शूड प्रबंध कुंभा द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये जो ग्रंथ है कुंभा के, संगीत राज, संगीत मीमांसा एवं शूड प्रबंध, ये RAS परीक्षा में पूछा गया है। इसके साथ साथ में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पूछा गया है। और यहीं से ये प्रारंभ में जब आया था तो विद्यार्थियों को ये एक किताबों में क्वेश्चन मिलते नहीं थे, गाइडें पढ़ते थे, लेकिन तब भी ये किताब सिलेबस में थी। इसलिए दोस्तों, अपनी अगर नींव को मजबूत करना है तो स्कूलों के पाठ्यक्रम में संचालित सिलेबस अनुकूल किताबों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका और संगीत रत्नाकर की टीका लिखी है। ये 3 टीकाएं और 3 ही ग्रंथ एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते। कुंभा का दरबार विद्वानों की शरण स्थली रहा। उनके दरबार में मंडन जो प्रख्यात शिल्पी था और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार मंडन ही था, अर्थात मुख्य जो शिल्पकार था उनके दरबार में मंडन था। कवि अत्रि और महेश, कान्हा व्यास, ये शिल्पकार थे दरबार में कुंभा के। अत्रि और महेश ने तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की, ये भी महत्वपूर्ण है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार है अत्रि और महेश। कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना की, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं आपको इस प्रकार व्यवस्थित लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और ये है सार गर्भित और मोस्ट मटेरियल। इस प्रकार कुंभा के काल में मेवाड़ सर्वतोन्मुखी उन्नति पर पहुंचा। कुंभा के बाद महत्वपूर्ण जो विद्वान था, शासक था, वो था मेवाड़ के वीरों में राणा सांगा का स्थान। 1509 से 1528 के मध्य इनका शासनकाल रहा। सांगा एक बहुत योद्धा था, बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, हमेशा विजय की भावना रखने वाला था। सांगा ने गांगरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय और खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर अपनी सैनिक योग्यता का परिचय दिया। सांगा भारतीय इतिहास में हिंदूपत के नाम से विख्यात है। हिंदूपत, जैसा कि राणा कुंभा की उपाधियां भी एग्जाम में पूछी जाती है। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, दान गुरु। कुंभा हिंदू सुल्तान है तो सांगा हिंदू पत है। राणा सांगा खानवा के मैदान में राजपूतों का एक संघ बनाकर बाबर के विरुद्ध लड़ने आया था, परंतु हार हुई। बाबर के श्रेष्ठ नेतृत्व एवं तोपखानों के कारण सांगा की पराजय हुई, और उस पराजय को सांगा स्वीकार नहीं कर पाए। खानवा का युद्ध इतिहास में 17 मार्च 1527 को हुआ, और इस युद्ध में बाबर की विजय हमारे इतिहास की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण इस कारण है दोस्तों कि राजस्थान पर अब मुगलों का आधिपत्य हो गया। राजसत्ता थी वो राजपूतों के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथों में आ गई। यही कारण कि
उत्तरी भारत का राजनीतिक संबंध मध्य एशियाई देशों से पुनः स्थापित हो गया। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियों विदेशों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई। वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में समस्त राजपूत शासकों ने एक होकर के उनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा, वो थे महाराणा सांगा। सांगा ने अपने देश के गौरव रक्षा में एक आंख, एक हाथ और एक टांग गंवा दी थी, जो कि हम हर एक किताब में पढ़ते हैं। सांगा ने अपने चरित्र और आत्मबल से उस जमाने में इस बात की पुष्टि कर दी थी कि उच्च पद और चतुराई की अपेक्षा स्वदेश रक्षा, मानव धर्म का पालन करने की क्षमता अधिक महत्वपूर्ण है। सांगा का देहांत लगभग 1530 में हो गया था। सॉरी, 1530 नहीं, उससे पहले ही हो गया था। इसके बाद जो मेवाड़ का जो शासक है वह उसका उत्तराधिकारी, सांगा का उत्तराधिकारी बड़ा पुत्र विक्रमादित्य, जो 1531 से 1536 के राजत्व काल में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 2 आक्रमण किए। इसी समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है दोस्तों। इस बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था उसी ने यह युद्ध किया था और मेवाड़ को जन और धन की हानि उठानी पड़ी। इस आक्रमण के दौरान विक्रमादित्य की मां और सांगा की पत्नी, जो इतिहास में हाड़ी कर्मावती, ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता मांगी, परंतु समय पर सहायता न मिलने पर कर्मावती, जो कर्णावती ने जौहर व्रत का पालन किया, कुंवर पृथ्वीराज के अनोरस पुत्र बनवीर ने अवसर पाकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी। वह विक्रमादित्य के दूसरे भाई उदय सिंह को भी मारकर निश्चित होकर राज्य भोगना चाहता था, परंतु पन्नाध्याय ने अपने पुत्र चंदन को मृत्युशैया पर लिटाकर उदय सिंह को बचा लिया और चित्तौड़ से निकालकर कुंभलगढ़ पहुंचा दिया था। पन्नाधाय ने उदय सिंह को। ऐसा बलिदान, ऐसी वीर नारियां जिन्होंने अपने बेटे को कर देश का मान बढ़ाया, देश का, राज्य का वंश बढ़ाया आगे। पन्नाधाय ने देश प्रेम हेतु त्याग का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसका गान भारतीय इतिहास में सदियों तक होता रहेगा। वास्तव में कैसी वीरांगनाएं थी। अब उदय सिंह विक्रमादित्य की तो हत्या बनवीर कर देता है, लेकिन अब शासक बनता है महाराणा उदय सिंह। 1537 से 1572 काफी लंबा शासनकाल रहा। 1559 में उदयपुर राज्य की स्थापना की जाती है। वर्तमान उदयपुर राज्य की स्थापना, उदयपुर शहर की स्थापना उदय सिंह द्वारा। उसके समय 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जो तीसरे शाखे के रूप में प्रसिद्ध है। और कहा जाता है कि उदय सिंह अपने मंत्रियों की सलाह पर उदय सिंह चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल, मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया को सौंपकर गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे। इतिहास लेखकों ने उदय सिंह की कायरता बताया। कर्नल टॉड ने तो यहाँ तक किया कि यदि सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह न होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। परंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की राय में उदय सिंह को कायर या देशद्रोही कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने बनवीर, मालदेव, हाजी खां पठान आदि के विरुद्ध युद्ध लड़कर अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है। अकबर से लड़ते हुए जयमल और फतेह वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने चित्तौड़ में 3 दिनों के कठिन संघर्ष के बाद 25 फरवरी 1968 को किला फतह किया। ये 25 फरवरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। अकबर द्वारा यहाँ कराए गए नरसंहार से आज भी उसका नाम कलंकित है। अकबर जयमल और फतेह की वीरता से इतना मुग्ध हुआ कि उसने आगरा के किले, कौन से किले? आगरा के किले में उन वीरों की पाषाण मूर्तियां बनवाकर लगवा दी। अब आते हैं रणबांकुरा, महाराणा प्रताप, मेवाड़ का शौर्य
मेवाड़ का सर ऊपर उठाने वाला। उदयपुर के पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कट्टारगढ़, जो कुंभलगढ़ का ऊपरी महल है, उसमें हुआ। प्रताप ने मेवाड़ के सिंहासन पर केवल 25 वर्षों तक शासन किया, लेकिन इतने समय में ही उन्होंने ऐसी कीर्ति अर्जित की जो देश काल की सीमा को पार कर अमर हो गई। वह और उनका मेवाड़ राज्य वीरता, बलिदान, देश अभिमान के पर्याय बन गए। प्रताप को पहाड़ी भाग में कीका कहा जाता। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कीका के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध रहा है या जाना जाता है? महाराणा प्रताप। और स्थानीय भाषा में ये कीका छोटे बच्चे का सूचक है। अकबर ने प्रताप को अधीनता में लाने के अनेक प्रयास किए, परंतु विफल रहे। जहां भारत के तथा राजस्थान के अधिकांश नरेशों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, प्रताप ने वैभव के प्रलोभन को ठुकरा कर राजनीतिक मंच पर अपनी कर्तव्य परायणता के उत्तरदायित्व को बड़े साहस से निभाया। उसने अपनी निष्ठा और दृढ़ता से अपने सैनिकों के कर्तव्य, प्रजा को आशावादी और शत्रु को भयभीत रखा। अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता समाप्त करने पर तुला हुआ था और प्रताप उसकी रक्षा के लिए। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में पुरजोर लगा रहे थे। दोनों की मनोवृत्ति और भावनाओं का मेल न होना ये हल्दी घाटी का युद्ध, जो 18 जून 1576 का कारण बना। अकबर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य ऐतिहासिक हल्दी घाटी जिला राजसमंद का युद्ध लड़ा गया, परंतु इसमें मान सिंह प्रताप को मारने अथवा बंदी बनाने में असफल रहा। वही प्रताप ने अपने घोड़े चैतक की पीठ पर बैठकर मुगलों को ऐसा छकाया कि वे अपना पिंड छुड़ाकर मेवाड़ से भाग निकले। ऐसे वीर योद्धाओं की जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े होने चाहिए उन वीरों के लिए। यदि हम इस युद्ध के परिमाणों को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि पार्थिव विजय तो मुगलों को मिली, परंतु विजय पराजय कोई कम नहीं थी, अर्थात ये विजय नहीं पराजय थी। इतिहासकार डॉक्टर के.एम. गुप्ता की इस संदर्भ में टिप्पणी है कि परिस्थितियों परिणामों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर विजयश्री प्राप्त न कर सका। महाराणा प्रताप को विपत्ति काल में उससे मंत्री भामाशाह ने सुरक्षित संपत्ति लाकर समर्पित कर दी और इस कारण भामाशाह को दानवीर तथा मेवाड़ का उद्धारक कहकर पुकारा जाता है। राणा प्रताप ने 1582 ईस्वी में दिवेर के युद्ध में अकबर के प्रतिनिधि सुल्तान खां को मारकर वीरता का प्रदर्शन किया। प्रताप ने अपने जीवन काल में चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अतिरिक्त मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर पुनः अधिकार कर लिया। 1582 में दिवेर का युद्ध, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, ये दो युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच रहे। आखिर में हार मानकर अकबर हमेशा के लिए जयपुर की ओर कूच कर गया, दिल्ली की ओर कूच कर गया। मेवाड़ को प्रताप के हवाले कर दिया, अर्थात हार मान ली। प्रताप ने विभिन्न समय में कुंभलगढ़ और चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टॉड का कथन है कि अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा, शासन निपुणता और असीम साधन, ये सब बातें दृढ़ चित्त महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता, कीर्ति को उज्जवल रखने वाले दृढ़ साहस और कर्मठता को दबाने में पर्याप्त न थी, अर्थात अकबर हार गया। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। आगे उन्होंने कहा था कि अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उसके अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली है। हल्दी घाटी थर्मोपली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन, ये कथन रहे हैं इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड की। कई बार एग्जाम का हिस्सा बने ये। थर्मोपली तो हो गई हल्दी घाटी,
और देवों के चारों ओर हम मैराथन की दौड़ लगाते हैं, इसलिए दोस्तों याद रखने के लिए बता रहा हूं। देवेर मेवाड़ का मैराथन, हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपली। अतएव स्वतंत्रता का महान स्तंभ, सदकार्यों का समर्थक और नैतिक आचरण का पुजारी होने के कारण आज भी प्रताप का नाम भारतीयों के लिए आशा का बादल और ज्योति का स्तंभ है। प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 के पश्चात उसके पुत्र अमर सिंह ने मेवाड़ की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए मुगलों से संधि करना श्रेयस्कर माना। अमर सिंह ने 1615 को जहांगीर के प्रतिनिधि पुत्र खुर्रम के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, अर्थात शाहजहां खुर्रम, जिसे जहांगीर ने स्वीकार कर लिया। अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक बना। यहां से सामान्य क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेवाड़ का वह शासक जिसने मुगलों से संधि की, तो अमर सिंह। संधि में कहा गया कि राणा अमर सिंह को अन्य राजाओं की भांति मुगल दरबार की सेवा में श्रेणी में प्रवेश करना होगा, परंतु राणा को दरबार में जाकर उपस्थित ही होना आवश्यक नहीं होगा। और मेवाड़ की इस कड़ी में अंत में सबसे महत्वपूर्ण शासक का नाम आता महाराणा राज सिंह 1652 से 1680। मेवाड़ की जनता को दुष्काल से सहायता पहुंचाने के लिए तथा कलात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राज सिंह ने युद्ध नीति और राज हित के लिए संस्कृति के तत्वों के पोषण की नीति को प्राथमिकता दी। वह रणकुशल, साहसी, वीर तथा निर्भीक शासक था। उस कला के प्रति रुचि, साहित्य के प्रति निष्ठा थी। मेवाड़ के इतिहास में निर्माण कार्य एवं साहित्य को उसके समय में जितना प्रश्रय मिला, कुंपा को छोड़कर किसी अन्य शासक से तुलना नहीं की जा सकती। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक से मैत्री संबंध बनाए रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर शत्रुता बढ़ा लेना राज सिंह की समयोचित नीति का परिणाम था। आज दोस्तों मेवाड़ का सिसोदिया व गुइल वंश यहीं समाप्त होता है। आगे अपन कल पढ़ेंगे कछवाहा वंश। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए।